जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी, तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ था, टोटल 600 प्लस क्वेश्चन की, जिसमें से उसमें 222 क्वेश्चन करा दिया गया था और यहाँ से फिर दूसरे पार्ट में यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन से। ये देखिए, जिन्होंने हमारा पहला पार्ट ना देखा हो तो वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइडियाज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेंट इन। देखिए, आइडियाज़ जो है वेलफेयर स्टेट का, ये कहाँ से, ये किस चीज़ में दिया गया है? फंडामेंटल राइट में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, प्रियम्बल में दिया गया है, या पार्ट 8 में दिया गया है? बताइए। ये जो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, कौन सा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें इंश्योर करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सा वो पार्ट है? तो वो पार्ट है हमारा डीपीएसपी। विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन। देखिए, जितना भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, जो भी हो, ये सारे कौन से पार्ट में आता है? ये सारा का सारा आता है डीपीएसपी में। If the DPSP would have not been enforced by government, where can the citizen go? बताइए। तो कहीं नहीं, none. Who made this statement that the DPSP are the like bank check whose payment is done by bank at his own will? बताइए, ये किसने कहा था कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक चेक की तरह है? तो ये कहा था हमारे केटी शाह जी ने। Which of the article ensured that DPSP cannot be enforced by any court? ये कौन सा आर्टिकल बोलता है ये चीज़? तो आर्टिकल 39। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द डिक्लेरेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट? देखिए, सॉरी, उसमें 39 नहीं होगा, इसमें 38 होगा, ठीक है। और इस वाले में जो होगा इंडियन वेलफेयर स्टेट का बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ये आर्टिकल 39 में आता है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या है? तो ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और ये ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। तो ये याद रखिएगा, इसमें हम एमसी ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं, आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को डील करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? बताइए, पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज का जिक्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल है 40। हु सेड राम रूल थ्रू विलेज रूल? बताइए, किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। देखिए, ये सब आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रहना चाहिए। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 41। देखिए, डीपीएसपी जो है ये आर्टिकल 36 से 51 तक रहता है, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल आपको दिखेंगे उनके बीच में, उस बीच में, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दे देगा कि आर्टिकल 41 के ये दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, द यूनियन, या नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारिएगा आंसर? मारिएगा डीपीएसपी, क्योंकि 36 से लेकर 51 डीपीएसपी में आता है और ये पार्ट 4 में बिलोंग करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयर टू गिवन मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय? बताइए, कौन सा आर्टिकल ये बोलता है हमें? तो आर्टिकल 44। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 है, क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री।
देखिए ये जितने भी आर्टिकल इसमें हम लिए हैं ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ आर्टिकल है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ है, और यही सब आर्टिकल एग्जाम में पूछता है घुमा फिरा के। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, देखिए आर्टिकल 44, देखिए आर्टिकल 44 उसमें वो भी है, और आर्टिकल 44 में ये भी बिलोंग करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम के बारे में दिया गया है, तो ऐसे ही आर्टिकल 44 में ये भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है, आर्टिकल 44 से। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ देयर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट में है बताइए, जो कि आर्टिकल 44 से बिलोंग करता है, तो कौन से स्टेट में है ये हमारा गोवा में है। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मोरल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, बताइए कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है महात्मा गांधी के मोरल फिलोसफी पे, तो है बैन ऑन काउ स्लॉटर। वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लॉटर, देखिए आर्टिकल 48 में इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, एक बार उस तरीके से पूछा था और एक इस तरीके से पूछ रहा है। तो आर्टिकल 48 किसको डील करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लॉटर, मतलब गाय के बारे में है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे तरीके से। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जो सेपरेशन होता है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट्स में ये बोला गया है। देखिए प्रियम्बल में तो कभी नहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी नहीं है, 7 शेड्यूल में भी नहीं है, तो बचा कौन, DPSP, तो DPSP हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ मेड DPSP मोर इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट, बताइए कौन सा अमेंडमेंट हमें यह बोलता है कि DPSP जो है ये मोर इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से, बोलिए क्या होगा बोलिए, तो ये होगा हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर DPSP, देखिए कौन सा मैटर था जिस पे ये बोला गया था कि DPSP फंडामेंटल राइट से ज़्यादा कारगर है, तो कौन से केस में, तो वो केस था मिनरेवा मिल्स केस। ये जाके आप एक बार यूट्यूब में पढ़िएगा ये सारा केस के बारे में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अभी याद करने के लिए याद कर लीजिए कि कौन से केस के लिए, तो मिनरेवा मिल्स केस जो 1980 में हुआ था। रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन द सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, बताइए जो रिजर्वेशन है SC और ST का सर्विस में कौन से आर्टिकल में से बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 335 से। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बताइए कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इंडियन गवर्नमेंट का, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का बात आएगा, एग्जीक्यूटिव हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये सारा कौन है होता है बताइए, तो ये होता है प्रेसिडेंट। हु ऑर्गेनाइज द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए कौन ऑर्गेनाइज करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो है कौन है करता है वो, तो करता है इलेक्शन कमीशन। द इलेक्टोरल कॉलेज डेट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ, देखिए कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, बताइए, तो देखिए क्या होगा, जो इलेक्टेड मेंबर होगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, याद रखिएगा जो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर लोकसभा में और राज्यसभा में 12 मेंबर, उसको छोड़ के और विधान परिषद को छोड़ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति को वोट कर सकता है। तो इलेक्टेड मेंबर कौन सा, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर और स्टेट असेंबली का विधानसभा का इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, विधान परिषद नहीं, वो भी इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड वाला। और देखिए ये किससे बिलोंग करता है, ये इलेक्शन आर्टिकल 54 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। और देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पुडुचेरी का, यूनियन टेरिटरी में बस ये दोनों शामिल होते हैं, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर, बताइए एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जीतता है उसको कितना % वोट आना चाहिए, तो आना चाहिए मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल, ठीक है, 50% से ज़्यादा, जैसे 51% जिसका जैसे 100 आदमी है वोट करने वाले, जिसका 51
जिसका हुआ वो जीत जाएगा। तो 51 को जितना भी मेंबर हो उसका 51% 50% से ऊपर रहना चाहिए। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, देखिए आर्टिकल 60 किसके बारे में बताता है हमें। देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 54 है, ठीक है। तो आर्टिकल 60 किसके बारे में बताएगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में दिया गया है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट्स, बताइए प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। बताइए कौन दिलाता है शपथ, तो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, बताइए कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, पार्लियामेंट या लोकसभा, बताइए। तो प्रेसिडेंट को रिमूव करेगा पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उसके द्वारा। व्हाट इज़ द एज लिमिट टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया, बताइए क्या एज लिमिट होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। वो होना चाहिए 35 ईयर्स, और इसके आर्टिकल 58 में दिया गया है इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा क्वालिफिकेशन और प्रेसिडेंट किस में दिया है, आर्टिकल 58 में। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट, बताइए प्रेसिडेंट का भी रिटायर होगा क्या, तो उसका होगा नो एज लिमिट। प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, और वो भी प्रेसिडेंट को देता है। तो किसे देता है त्यागपत्र, ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है त्यागपत्र, प्रेसिडेंट को, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, वाइस प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन, देखिए कोई भी अगर पोस्ट राष्ट्रपति का खाली रहेगा तो उसको कितने दिन के भीतर भरना जरूरी है, बताइए। तो हमारा है 6 मंथ के भीतर। हाउ मैनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री बाय द प्रेसिडेंट, बताइए कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो कि दोनों हाउस को मिला के। तो देखिए लोकसभा से दो मेंबर वो करेंगे और राज्यसभा में 12, तो 12 + 2 14, तो 14 मेंबर नॉमिनेट करेंगे। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री, देखिए सुप्रीम कमांडर कौन होता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ कंट्री, जितने भी 3 फोर्स है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीनियर ऑफ ऑल 3 फोर्स या प्रेसिडेंट, तो कौन होगा, ये प्रेसिडेंट होंगे। हु अपॉइंट एंड डिसमिस द गैजेटेड ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, देखिए कौन अपॉइंट करता है, कौन डिसमिस करता है गैजेटेड ऑफिशियल को, देखिए प्रेसिडेंट जो है कैग, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद सीजीआई, उसके बाद हाई कोर्ट, सीजीआई के जितने जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये सारा को सारा अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट आर नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए इसमें से कौन सा अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट नहीं करता है, देखिए सीजीआई करता है, चीफ ऑफ एयरफोर्स करता है, चीफ ऑफ आर्मी करता है, और क्या क्या है, सीजीआई, चीफ ऑफ ऑल 3 डिफेंस फोर्स इन इंडिया, डेट इज़ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स, ये तीनों करता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का ये नहीं करते हैं। ये कहाँ से आते हैं, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो मेंबर ये जीत के आते हैं वही उनमें से किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है। तो अभी हमारे स्पीकर कौन है लोकसभा के, अभी हैं ओम बिरला साहब, जो कहाँ के हैं, कोटा से संसद चुन के आए हैं। ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, बताइए। तो फॉर 6 मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड इज पोस्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए प्राइम मिनिस्टर को भी जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करते हैं,
प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को नहीं करते, तो ये हो जाएगा। हु विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? बताइए कौन थे वो जो निर्विरोध जीते थे, मतलब उनके आगे कोई नहीं था इलेक्शन में, वो अकेले खड़े हुए अकेले जीत गए। तो वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और 2 बार लोकसभा स्पीकर भी। और ये याद रखिएगा सबसे यंगेस्ट इंडियन प्रेसिडेंट हैं ये नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए कौन है इसमें से जो नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट इंडिया के? तो कौन है वो? एपीजे अब्दुल कलाम। Supreme Court has the right to mitigate the dispute regarding the election of president and vice president. It is, बताइए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास राइट है मिटिगेट टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये किस तहत से है? तो ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन, देखिए राष्ट्रपति भवन जो है 1912 में बन स्टार्ट हुआ था और 1929 में बन के ख़त्म हो गया था। और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे सर एडवर्ड लुटियंस। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुटियंस, जो कि दिल्ली में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जितना भी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सारा का सारा इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। तो राष्ट्रपति भवन कब बन के तैयार हुआ था? तो 1929 में। The power to grant pardon or suspend or remit the sentence of any convicted person is vested in the, बताइए किसके पास ये पावर रहता है? प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास या डिफेंस मिनिस्टर के पास? तो ये पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास। द सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज ऑफ, बताइए। सबसे पहला तो ऑफिस रहेगा प्रेसिडेंट का, दूसरा रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा रहेगा प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा। तो बताइए तो सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिस कौन सा होगा ऑफिस में से? ये होगा फर्स्ट, ये होगा थर्ड और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट का। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्ट होता है? तो ये इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा से, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी ये कन्फ्यूज़न हो गया। मेंबर ऑफ राज्यसभा में नहीं, ये तो सिर्फ स्टेट लिस्ट के लिए होता है, मैम पार्लियामेंट से। हाँ ये हम देखे नहीं तो ऊपर में। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये किससे इलेक्ट होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जो दोनों हाउस के लोकसभा और राज्यसभा के जो रहते हैं मेंबर, उनके द्वारा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट कैसे होता है? लोग जो इलेक्टेड मेंबर होता है किसका? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली का, विधानसभा का। इसमें विधानसभा का रोल नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस है। विधानसभा का रोल इसमें नहीं है, इसमें द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो लोकसभा और राज्यसभा के होंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, बताइए ये एक्स ऑफिशियो का जो नियम है किससे लिया गया था? पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया, तो किससे लिया गया था? यूएसए से। तो बताना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके रहते हैं? वो रहते हैं अपर हाउस के। किसके अपर हाउस? मतलब राज्यसभा के, ठीक है। और ये लिया किससे गया था? यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट इज, बताइए वाइस प्रेसिडेंट, देखिए ये ना मेंबर लोकसभा के रहते हैं ना राज्यसभा के, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये किसी के मेंबर नहीं रहते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा, किसी के नहीं। नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? बताइए इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन करेगा वाइस प्रेसिडेंट का? बताइए। देखिए इसमें राज्यसभा होगा, हम इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होगा, लेकिन प्रेसिडेंट वाले में क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो ख़त्म होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होगा वो कहाँ पे होगा? राज्यसभा में होगा। फिर जाके सबसे पहले राज्यसभा में होगा, फिर उसके बाद यहाँ जो प्रोसेस ख़त्म होगा फिर लोकसभा जाएगा। लेकिन
प्रायोरिटी हम पहले ऑप्शन में रहे तो राज्यसभा को देंगे, राज्यसभा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन से मेथड से सेलेक्ट होते हैं? इलेक्शन से, अपॉइंटमेंट से, नॉमिनेशन से या सिलेक्शन से? ये जो सेलेक्ट होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल ही हैज़, बताइए प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है? ही हैज़ कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। देखिए सिर्फ लोकसभा के अंदर ही सब चीज़ होगा, तो इसका क्या होगा? कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए मिनिमम एज क्या है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए? तो क्या है? 25 ईयर। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बताइए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब पूरे मंत्रिमंडल जो होता है उनके चेयरमैन कौन होते हैं, कौन हेड करते हैं? तो कौन हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही इज़ द फर्स्ट अमॉन्ग ऑल, हु इज़ ही? देखिए ही इज़ द फर्स्ट अमॉन्ग ऑल इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का बात हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट मत मार दीजिएगा अगर ऑप्शन में दिखे, तो इसमें तो नहीं है प्रेसिडेंट, पर वो मत मार दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है ही इज़ द फर्स्ट अमॉन्ग ऑल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो कौन है वो? तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। हाउ मैनी टर्म ए पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए कितने बार, ऐसा कोई लिमिट है क्या कितने बार ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो तुम? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, तो नो लिमिट। आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मैटर ऑफ, बताइए किस चीज़ का डील होता है आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 74 और 75 में दिया गया है मंत्रिमंडल के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 का 75 में 3 नंबर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। देखिए जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से अगर पूछे आपसे, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ये क्योंकि ये 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है तो किसके, तो कौन होगा वो, किसके प्रति? बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो कलेक्टिवली ये होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, परसेंट मत मार दीजिएगा या पार्लियामेंट, इसीलिए हम ये बता रहे हैं आपको, ये लोकसभा के प्रति होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड इट पोस्ट एट द विल ऑफ, बताइए क्या होगा? क्या होगा हमारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द, बताइए जब प्राइम मिनिस्टर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये होगा क्या, ये जो होगा त्याग पत्र पूरे का पूरा इंटायर मंत्रिमंडल, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी चुन के आए थे, जितने भी मेंबर, वो सारा का सारा का रिजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखिएगा इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड, बताइए काउंसिल ऑफ जो मंत्रिमंडल होगा उसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? देखिए कैबिनेट मिनिस्टर तो होता है, स्टेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री भी होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ये नहीं होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम पूछा गया, और एक बार नहीं 2-3 बार हर एग्जाम में पूछा गया है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए प्रेसिडेंट जो है
किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल है उसमें से डिसमिस कर सकता है मेंबर को। तो बताइए, तो कब? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सलाह के बाद। प्राइम मिनिस्टर से पहले पूछताछ होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? देखिए अटॉर्नी जनरल का जो जिक्र है ये आर्टिकल 76 में दिया गया है। और अभी हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल? अभी हमारे हैं के वेणुगोपाल राय, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को? तो मैंने बताया था आपको, तो कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री? देखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कौन होगा बताइए? CGI, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल या लॉ मिनिस्टर? फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो ये है अटॉर्नी जनरल होगा। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपीयर इन। देखिए जो अटॉर्नी जनरल के पास जो पावर होता है वो बताना है कि कौन से कोर्ट में ये उपस्थित हो सकते हैं। तो जिनको पास पावर है ये किसी भी, जितने भी कोर्ट हैं भारत में, कहीं भी ये प्रेजेंट रह सकते हैं, एनी कोर्ट इन इंडिया। हु कैन इन्वाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर एनी सजेशन और एडवाइस? बताइए पार्लियामेंट में कुछ अगर सजेशन लेना हो, एडवाइस लेना हो तो किसको बुलाया जाता है? लेकिन ये मेंबर नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। ये ना लोकसभा के मेंबर रहते हैं ना राज्यसभा के, बस। और ना उसमें ये वोट कर सकते हैं। ये इनको बस सजेशन और एडवाइस के लिए बुलाया जाता है। तो कौन है वो? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बस इनको बस ही हैज़ राइट टू स्पीक बट नॉट राइट टू वोट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये किसी भी वो वहाँ पे वोट नहीं करने का अलाउ नहीं है, बस राय विचार कर सकते हैं बस। देखिए कैग के बारे में कुछ जान लीजिए। कैग जो है ये आर्टिकल 148 में दिया गया, और जो इसका रिटायरमेंट एज है ये 65 ईयर पहले हो जाए या 6 साल पहले हो जाए, ये दोनों में से जो पहले हो गया वो हो जाएगा रिटायरमेंट का। और ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। कंप्ट्रोलर, ऑडिट एंड जनरल। तो अभी कौन है हमारे कैग? तो अभी हैं हमारे ऋषि कुमार शुक्ल जी, ठीक है। फ्रॉम whom द कैग ऑफ इंडिया वर्क एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड? बताइए। कौन है कैग का इंडिया कैग का जो वर्क है फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह? तो वो कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। द कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द। ये कैग ऑफ इंडिया जो है ये एक्ट करते हैं कभी कभी चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर, ये तो किस चीज़ के लिए? तो ये स्टेट गवर्नमेंट में। इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम विच ईच मेंबर कैन एक्सप्रेस इट्स वर्डिक्ट बाय 2 ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन, 1 लेस देन। बताइए जो वोटिंग सिस्टम है ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए यही वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए यही वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके का एक्सप्रेस किया रहता है? तो वोटिंग फॉर ऑल। हु इज़ द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? बताइए सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा है। देखिए जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो सब IAS होते हैं। जो IAS कहीं ना कहीं बन के आ चुके होते हैं, जो ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो सारा के सारे जो होते हैं एक IAS ऑफिसर होते हैं। तो सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी। अंडर विच pardoning power of the president, duration of sentence is reduced without changing its character? बताइए। तो उसको बोलते हैं रिमिशन को ही बोलते हैं। ये ऐसा है कि ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस विदाउट चेंजिंग इस करेक्टर, इसको रिमिशन बोलते हैं। इन पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप ए बिल फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? देखिए जो पॉकेट वीटो का जो नियम है ये लिया गया है स्विट्जरलैंड से। ये हम लोगों ने पहले पार्ट में बात कर रखे हैं इसके बारे में। तो बताइए कितने ड्यूरेशन तक ये बिल को या प्रेसिडेंट अपने पास रख सकते हैं इनके? तो ये अगर यूज किए तो पॉकेट वीटो को। और ये पॉकेट वीटो मात्र एक ही बार यूज हुआ है, बस एक बार। कौन यूज किए थे?
ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है, कब 1986 में, वो भी पोस्ट का कुछ था, पोस्ट ऑफिस के कुछ बारे में था, जो कि ये इनको ये अधिकार मिला था, उनके पास वो बिल आया था, लेकिन उनका वो जवाब नहीं दिए थे, उन बिल को रख लिए थे। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये इंडिफिनिट पीरियड तक, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, चाहे ये दे भी सकते हैं, इनके ऊपर है। और एक ही बार बस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ था, याद रखिएगा। ज्ञानी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट थे 1986 में, वो भी अमेंडमेंट था कुछ पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो उसके लिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। बताइए कितना समय तक जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रह सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहा तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो उनके जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट को पोस्ट खाली होते के साथ 6 महीने के अंदर ये अनिवार्य है कि फुलफिल करना ही है, तो 6 मंथ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा है। तो देखिए हम लोगों ने इस पीछे सब बात कर लिया है। CGI अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता, ये पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाता है। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैसे इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली बाय पब्लिक, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सेकेंडरी वोटिंग ऑप्शन, ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार। देखिए पार्लियामेंट के बारे में कुछ जान लीजिए। पार्लियामेंट जो है ये आर्टिकल 79 में बोला गया कि हमारा एक पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट में 3 चीज़ रहता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और ये आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, पहले पार्लियामेंट, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। 79, 80, 81, ये तीनों आर्टिकल अच्छे से याद रखिएगा। देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड राज्यसभा और अपर हाउस, और हाउस ऑफ पीपुल इज कॉल्ड लोकसभा और लोअर हाउस, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा उसको राज्यसभा बोलेंगे, और हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा। लेकिन ये 1953 तक ही बोला जाता था, लेकिन 1953 के बाद लोकसभा नाम रख दिया गया। तो ये जब उस समय जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो ये पहले का नाम है ये सब, लेकिन अभी भी यूज हो सकता है। तो अपर हाउस और लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ पीपुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर है बताइए। इट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, इट इंक्लूड द प्रेसिडेंट, इट इज़ बाई कैमरल, इट्स अपर हाउस नेवर डिजॉल्व। देखिए ये तो सही है कि इट्स अपर हाउस नेवर डिजॉल्व, जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, याद रखिएगा, कभी नहीं। लेकिन इसमें पूछ रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अगर ऑप्शन में अगर ये दिया रहे तो आपको इंक्लूड करना है प्रेसिडेंट को, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट भी, क्योंकि जब बिल होता है, पास होता है, तो लोकसभा राज्यसभा के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है लास्ट में। अगर वो वहाँ पे साइन करेंगे तभी आपको बिल पास होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ये 3 चीज़ से है। तो जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉ इन इंडिया। बताइए जो जितने भी लॉ बनते हैं भारत में कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो मतलब प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द मेन ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज, बताइए जो मेन ड्यूटी है लेजिस्लेचर का क्या है। बताइए क्या होगा। तो ये होगा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मोड ऑफ। बताइए पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर नॉट मोड ऑफ लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस। तो ये नॉट है ये, ठीक है। तो नॉट मोड ऑफ लीगल जस्टिस, ठीक है, याद रखिएगा, लीगल, नॉट मोड ऑफ लीगल जस्टिस। बाय कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स, देखिए बाय मतलब क्या होता है, टू, दो। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब हुआ।
तो उसका यही मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा, तो लोअर एंड अपर चैम्बर। आंसर द नेम ऑफ टू टेम्पोररी हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखिए टू टेम्पोररी हाउस, देखिए राज्यसभा और विधान परिषद ये कभी भंग नहीं होता है। भंग कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो टेम्पोररी हाउस इसी को बोलते हैं। तो इसमें देखिए अब कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए लोकसभा दिया हुआ है और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, तो ये है हमारा टेम्पोररी हाउस। और परमानेंट हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों। बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। देखिए जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट का उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं संसद भवन। हु इज कंपेटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? बताइए, यहाँ पूछ रहा है डिसॉल्व राज्यसभा। राज्यसभा कभी डिसॉल्व होता है क्या? कभी भंग होगा क्या? तो ये पूछ रहा है कि कौन करता है? चेयरमैन राज्यसभा करता है कि प्रेसिडेंट करता है कि ज्वाइंट सेशन? तो कुछ भी नहीं, ये जितना रहे नन, कोई नहीं होता है, ये कभी भंग ही नहीं होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है ये। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा? देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितना है राज्यसभा में, जिसमें से 12 नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, जो कि एंग्लो इंडियन रहते हैं। तो कितने मेंबर हो गए टोटल? तो 238 स्टेट और यूनियन टेरेटरी से होता है, और 12 मेंबर जो होता है वो नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कितने मेंबर हैं टोटल? तो टोटल 250 मेंबर हो जाएंगे। और ये आर्टिकल 80 में बोला गया है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन? बताइए। तो 6 ईयर, हर 6 साल के बाद इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का 6 साल का होता है। और ये हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इनसे रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। और इनका जो टोटल जो जैसे लोकसभा में 5 साल रहता है, तो राज्यसभा में 6 साल का रहता है, ठीक। हाउ मैनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर? देखिए हर 2 साल के बाद कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं? तो 1/3, ठीक है, 1/3। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? बताइए। जो मेंबर होंगे राज्यसभा के, कौन इलेक्ट करता है? वो जो विधानसभा के होगा, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं कौन इलेक्ट करता है, कहाँ से इलेक्ट होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी हमारे विधानसभा है वहाँ से चुन के आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। इन विच हाउस द चेयरमैन ऑफ डेट हाउस इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस? बताइए कौन सा हाउस है जिसमें वो चेयरमैन भी हैं लेकिन उस हाउस के वो मेंबर नहीं हैं? तो कौन है? एक ही है, वाइस प्रेसिडेंट का है, तो वो राज्यसभा में। हु विल इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन इलेक्ट किया करता है? बताइए। तो एनी मेंबर ऑफ हु इज़ वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए कोई भी बन सकता है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। एनी मेंबर हु इज़ वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, कोई भी मेंबर जो राज्यसभा में काम कर रहा है वो डिप्टी गवर्नर नियुक्त हो जाता है। राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट टू। देखिए राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, हु होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट टू। बताइए किस रैंक के बराबर रहता है वो? तो वो रहता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के बराबर, ठीक है। और राज्यसभा में का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितना चाहिए? 30। और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए, ठीक है। इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपुल वाज नेम्ड एज लोकसभा? देखिए मैंने आपको बता रहा था ना आपको पीछे भी, तो हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदल के लोकसभा कब कर दिया गया था?
अपने हिंदी भाषा में लोकसभा, तो ये किया गया था 1954 में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर इन लोकसभा, बताइए मैक्सिमम नंबर क्या है लोकसभा का, कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने सीट है टोटल। राज्यसभा में 250 और लोकसभा में टोटल मैक्सिमम 552, जिसमें से 2 जो है वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और 20 जो है यूनियन टेरेटरी का रहता है और 530 स्टेट से चुन के आते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। 20 किसका रहता है, यूनियन टेरेटरी का। ये देखिए 20 यूनियन टेरेटरी, 530 स्टेट से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज, देखिए क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर पूछ रहा है, ना कि नॉमिनेटेड। टोटल नहीं पूछ रहा है आपसे, इलेक्टेड सिर्फ, तो उसमें से 2 हटा के आपको बोलना है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन में घुमाया जाता है। ये इलेक्टेड पूछ रहा है, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है। तो 550 मेंबर, समझ गए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा, बताइए टोटल कितने सीट रिजर्व होते हैं SC और ST के लिए। तो टोटल सीट है 131, जिसमें से SC के लिए 84 और ST के लिए 47, ठीक है। यही दोनों याद रखिएगा। कितने टोटल सीट रहता है रिजर्व लोकसभा में, तो रहता है कितना, 131 सीट। 552 सीट में से 131 सीट SC और ST के लिए रिजर्व रहता है, जिसमें से 84 रहता है SC का और 47 ST का। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, ये देखिए जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है किसके अंडर आता है, वो आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इफ़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिज़ाइन, whom डज द रिज़ाइन, बताइए अगर स्पीकर जो है लोकसभा का ओम बिरला जी अगर रिज़ाइन देना चाहते हैं तो किसको रिज़ाइन देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, काउंसिल मिनिस्टर को देंगे या डिप्टी स्पीकर को देंगे। तो याद रखिएगा, ये हमेशा डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर को देगा, ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, बताइए जो स्पीकर वोट होगा लोकसभा में उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट या इनडायरेक्ट वोट। तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये कौन डिसाइड करता है सैलरी और अलाउंसेस स्पीकर ऑफ लोकसभा का, तो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए पूछ रहा है क्या फर्स्ट देखिए सबसे पहला स्पीकर तो सबको पता होगा, लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मालवंकर जी, और लेडीज़ में कौन थी, मीरा कुमार जी। लेकिन पूछ रहा है कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन है, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर पूछ रहा है इसमें, तो कौन है वो, ए अनंतस्यानम अयंगर, ठीक है। कौन थे, ए अनंतस्यानम अयंगर। हु अमंग द फॉलोइंग presides over the Lok Sabha in the absence of speaker or deputy speaker of the Lok Sabha, बताइए। अगर लोकसभा में स्पीकर अब्सेंट रहे और डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट रहे तो जो लोकसभा का जो अध्यक्षता होगा वो कौन करेगा। तो देखिए जो स्पीकर होते हैं वो अपना 6 आदमी का पैनल बना के रखते हैं, तो उसी पैनल में से कोई एक उस टाइम के लिए अध्यक्षता करेगा। तो ए पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत, देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, यह होता है स्वेरिंग इन मेंबर एंड होल्ड चार्ज टिल ए रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। देखिए ये जितने भी मेंबर होते हैं वो सबको शपथ ग्रहण दिलाते हैं ये, ठीक है, जितने भी मेंबर चुन के आते हैं संसद में ये सारा को सारा शपथ दिलाते हैं, और जब तक स्पीकर चुना नहीं जाता है ये तब तक उस पोस्ट पे बने रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वाज, देखिए फर्स्ट लीडर कौन था अपोजिशन का लोकसभा में,
देखिए आपको अपोजिशन भी तभी कहा जाएगा ना जब आप 1/10 सीट लोकसभा में आपके पास है। जैसे मान लीजिए 500, जैसे मान लीजिए 550 सीट है, ठीक है, लोकसभा में 2 छोड़ के, तो उसमें से 1/10 मतलब 55 सीट से आपको ऊपर रहेगा तभी आपको अपोजिशन माना जाएगा। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा में, कौन थे, तो वो थे AK गोपालन। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटेरिएट एंड इज, बताइए कौन कौन अपॉइंट करता है इसको, एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। देखिए सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का, उसका चीफ ऑफ सेक्रेटेरिएट उसको अपॉइंट करता है स्पीकर। इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड, बताइए कितने लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है लोकसभा का जो डिबेट होता है, तो 2 में, हिंदी और इंग्लिश में, बोथ ए एंड बी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनी बिल्स कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है, कौन से आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया है, बताइए। तो ये गया है आर्टिकल 110 पे। हु अप्रूव्स ए बिल एज मनी बिल इन लोकसभा, देखिए कौन अप्रूव करता है कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, बताइए। तो जो है ये स्पीकर डिसाइड करता है, अप्रूव करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, बताइए कौन सा बिल ओरिजिनेट राज्यसभा में नहीं होगा। देखिए जो मनी बिल होता है ना, ये हमेशा का हमेशा लोकसभा में ही पहले किया जाता है, फिर आगे राज्यसभा में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ओरिजिनेट, तो ओरिजिनेट तो इसमें नहीं होगा, तो मनी बिल ओरिजिनेट होता है लोकसभा में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए मनी बिल पास्ड by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within, बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। तो कितने दिन में उनको जवाब देना पड़ेगा, कितने दिन के भीतर, तो 14 डेज के भीतर। हाउ मैनी टाइम्स ए नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बताइए कितने बार ए नॉन मनी बिल डिस्कस होता है एवरी हाउस, मतलब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, तो ये 3 बार होता है, ठीक है। कितने बार, 3 बार। बाय विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट ए प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन, बताइए क्या होगा। तो ये हमारा है फाइनेंस बिल। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इफ़ ही एब्सेंट द हाउस कंटिन्यूसली फॉर, देखिए एक जो मेंबर है पार्लियामेंट का, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो एब्सेंट रहते हैं कंटिन्यूसली, कितने दिन तक, तो 60 दिन तक। व्हाट इज़ द quorum ऑफ ट्रांजैक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा, बताइए। कोरम क्या होता है, ये कोरम होता है जितना भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब हाउस में, ठीक है। तो कितना रहना चाहिए, तो 1/10 मेंबर वहाँ रहना चाहिए। तो जैसे 550 मेंबर है तो उसका 1/10 मतलब 55 मेंबर जो है प्रेजेंट रहना चाहिए, तो 1/10। पार्लियामेंट कंडक्ट डैश सीजन ईच ईयर, बताइए पार्लियामेंट कितना सीजन कंडक्ट करता है हर एक साल, बताइए। तो ये 3 सेशन कंडक्ट करता है, ठीक है। पहला सेशन होता है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, दूसरा होता है मानसून सेशन, ठीक है, जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और फिर उसके बाद लास्ट एंड ऑफ द ईयर में होता है जो कि विंटर सेशन होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो होता है 3 सेशन कंडक्ट करता है।
अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दो सेशन के बीच में कितना मिनिमम गैप रहना चाहिए, बताइए। तो कितना गैप रहना चाहिए, कितना पीरियड, कितना टाइम का गैप रहना चाहिए, तो रहना चाहिए 6 मंथ का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या मतलब है इसका, प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट का। यह है एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, समझ गए। प्रोरोगेशन क्या होता है पार्लियामेंट में, एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हु प्रेसिड्स द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये देखिए क्या पूछ रहा है, हु प्रेसिड्स द ज्वाइंट सीटिंग पूछ रहा है। अगर पूछेगा सुमॉन सीटिंग तो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है अगर ज्वाइंट सीटिंग तो ये होगा हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको हम अच्छे तरीके से हम इसको बता रहे हैं आपको। अगर आपको यहाँ पे सुमॉन सीटिंग रहेगा तो आपको प्रेसिडेंट बोलना है, लेकिन अगर आपको जब ज्वाइंट सीटिंग बोला जा रहा है, ज्वाइंट सीटिंग, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिड करेगा पार्लियामेंट को। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट, ये देखिए कितना टोटल नंबर ऑफ रहना चाहिए अपोजिशन पार्टी के पास, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। जैसा मैं आपको बता रहे थे ना कि अब मेन अपोजिशन बनने के लिए पार्टी को 1/10 ऑफ टोटल मेंबर होना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी लॉ फॉर एनी स्टेट इफ़, बताइए इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कैपेबल होगा किसी भी लॉ में, अपने किसी भी लॉ को बनाने के लिए राज्य में, तो इमरजेंसी इज इन फोर्स अंडर आर्टिकल 352, 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट फॉर डैट, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, बताइए कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है, वो मतलब वो लॉ बनाए, तो कौन सा आर्टिकल हमें बोलता है ये, तो आर्टिकल 249। इफ पार्लियामेंट हैज़ टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट, द प्रपोजल फॉर सच इज टू अप्रूव बाय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पूछ रहा है स्टेट लिस्ट के बारे में, ठीक है, इस रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट, तो उसको कौन अप्रूव करेगा ये, तो ये अप्रूव करेगा राज्यसभा, हमेशा याद रखिएगा राज्यसभा में जाता है ये, कहाँ जाता है, राज्यसभा में, ठीक है। इन इंडियन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग 0 आवर मीन्स, देखिए 0 आवर क्या होता है, बताइए 0 आवर का क्या मतलब होगा, 0 आवर का मतलब होगा टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर, ठीक है, ठीक है। क्या होता है 0 आवर, ये होता है टाइम इमिडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये देखिए आपने नाम सुना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए ये देखिए सबसे पहली बात, ये जो है ये हमारे संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, इसके बारे में ये सही है। जब ये जो गैप होगा दो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बीच का, तो 6 मंथ होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी सपोर्टेड बाय द लिस्ट 100 मेंबर नहीं, एटलीस्ट 50 मेंबर और इससे मोर, 100 मेंबर नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ये हमेशा ये लोकसभा में प्रेजेंट होगा, तो 1 और 2 और 4 जो है हमारा सही है सिर्फ, तो इसमें बस आपको ऑप्शंस पे मत जाइए, आपको इसमें याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये ना पार्लियामेंट में कहीं नहीं इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और इसमें मिनिमम 50 मेंबर होंगे, 50 मेंबर या उससे ज़्यादा, और इसको दोनों को जो गैप होगा वो 6 मंथ का होगा, ठीक है। द डिस्कशन ऑफ एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस इज नोन एज, बताइए इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन, बताइए। तो उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन। और ये भी जो मोशन है ये भी लोकसभा में ही
होगा, ठीक है, कहीं नहीं, जो कि अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस को प्रेजेंट करता है। A motion moved of parliament when he feels a minister is committed a breach of privilege of the house is called। केस में वर्ड ही आ गया है प्रिविलेज, तो प्रिविलेज मोशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट, बताइए इसमें से कौन सा पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है। देखिए एडजॉर्नमेंट तो है, ठीक है, क्लोजर भी है, सेंसर भी है। जो सस्पेंशन है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं होता है। देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा, ये जो है 3 जो है ये मोशन है, ठीक है, क्लोजर, एडजॉर्नमेंट और सेंसर, ठीक है। ये जितना भी है ये मोशन का टाइप्स है, ये पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस होता है, जो फंक्शन होता है हाउस में, ठीक है। तो कौन कौन सा है, CAC, सेंसर, क्लोजर और एडजॉर्नमेंट, सस्पेंशन नहीं होता है। इन इंडिया नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ, बताइए जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है बिना किसके अप्रूवल के, बिना किसके, जब तक उसको अप्रूव नहीं होगा तब तक वो खर्च नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट। हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट, बताइए बजट कौन पेश करता है पार्लियामेंट में। RBI गवर्नर, बजट मिनिस्टर, तो ईजी है, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी। तो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो अभी है निर्मला सीतारमन जी। और इस बार का जो बजट है सबसे ज़्यादा टाइम का बजट है, जो कि 2 घंटा 40 मिनट हुआ था, जो ये सबसे बड़ा बोला हुआ बजट था इस बार का। तो कौन है फाइनेंस मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजट, बताइए यूनियन बजट के लिए कौन सा मोशन रिलेटेड है। देखिए यूनियन बजट का बात जब आ रहा है तो इसमें एक वर्ड आता है कट मोशन का, ठीक है, इसी के अंदर याद रखिएगा कट मोशन। तो ये कट मोशन के अंदर आता है। ये एक बजटरी प्रोसेस है जो कि इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कट मोशन। A motion that seeks to reduce the amount of demand presented by government to ₹1 is known as, क्या बोलेंगे उसको, टोकन कट, इकोनॉमिक कट, वोट ऑन अकाउंट या डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। तो उसको क्या बोलेंगे, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। Who can initiate the process of removal of the president before the expiry of his term, तो सबको पता होगा कौन इनिशिएट करेगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय द, देखिए जो भी सैलरी और अलाउंस होता है पार्लियामेंट के मेंबर को, जो सांसद होता है, तो कौन डिसाइड करता है वो, तो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। इफ़ द पार्लियामेंट हैज़ टू अपॉइंट ए कमिटी फॉर ए स्पेसिफिक टास्क इट इज़ नॉन एज, देखिए कोई भी पार्लियामेंट अगर कोई कमिटी नियुक्त करती है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो कौन सा कमेटी उसको क्या बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा है एग्जाम में, तो उसको क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज़ नॉट ए परमानेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, बताइए। ये कुछ कमेटी है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ये होता है, एस्टीमेट कमेटी ये जो है सबसे बड़ा कमेटी है लोकसभा का, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, वो 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी इसमें 22 मेंबर होते हैं, जो कि 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है परमानेंट कमेटी। देखिए ये 1, 2 और 3, ये तीनों परमानेंट है। ये जो है एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये जो है ये परमानेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, बताइए फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया कौन सा है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, एस्टीमेट कमेटी होता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में तीनों आता है। द कमेटी विच एस्टिमेट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज, देखिए वो कौन सा कमेटी है जो एस्टिमेट करता है ऑडिट रिपोर्ट कैग का,
बताइए तो कौन सा वो है, बताइए। तो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, ये कौन अपॉइंट करता है? ये सारा चीज़ लोकसभा के अंदर का है और ये लोकसभा में सब चीज़ होता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा याद रखिएगा। ये देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जो है, इसमें देखिए 22 मेंबर रहता है, जो कि 15 मेंबर लोकसभा से रहता है और 7 मेंबर राज्यसभा से रहता है, ठीक है। और चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है इसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज, बताइए कौन होगा? जो अपोजिशन होगा उसका लीडर, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए जो चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो जो लीडर होगा अपोजिशन का वो रहता है। इसको याद रखिएगा अच्छे से। देखिए द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़, देखिए पूरे पार्लियामेंट में सबसे बड़ा कमेटी कौन सा है? तो है एस्टीमेट कमेटी, जो कि 30 मेंबर का है। और ये और सब जो है सब के सब लोकसभा के मेंबर रहते हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या है, 22 मेंबर रहते हैं, जो कि अपोजिशन लीडर रहता है, ठीक है। तो एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज डिस्क्राइब एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी? देखिए ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी के ट्विन सिस्टर कौन होगा? बताइए कौन रहा ट्विन सिस्टर? तो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये है ट्विन सिस्टर। हु इज़ द कस्टडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? बताइए। कौन है किसके पास कस्टडी रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का? तो रहता है लेजिस्लेचर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? बताइए कौन सा है जहाँ पे एरिया के में सबसे बड़ा है पार्लियामेंट? कौन सा है बताइए? तो वो है लद्दाख पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बार ये देखिए पूछा है एग्ज़ाम में, इसलिए हम ये सब, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, लेकिन आपको इतना ही याद नहीं करना है। जितने भी 28 राज्य हैं टोटल, उसमें से जितने भी लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर और विधान परिषद मेंबर कितने हैं, कितने कितने हर जगह हैं, वो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये तो कुछ नहीं है, आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। Who among the following is not a member of any two house of our country? बताइए कौन मेंबर पूछ रहा है कि दोनों हाउस में मेंबर नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये मेंबर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए मेंबर पूछ रहा है, ठीक है। Who among the following issue a notification for prorogation of legislative session? तो कौन जारी करता है ये नोटिफिकेशन? बताइए कौन जारी करता है ये? तो जारी करता है प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गवर्नर? ये देखिए गवर्नर के बारे में अब कुछ पूछे जा रहा है कि गवर्नर के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ये देखिए ए पर्सन कैन अपॉइंट एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, ठीक है, ये सही है कि पर्सन, ठीक है। और गवर्नर जो है ट्रांसफ़र हो सकता है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। और इसको जो नियुक्त करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पूछ रहा है मिनिमम एज, ये 30 साल नहीं होगा, इसका 35 साल होगा। गवर्नर का जो मिनिमम एज होता है नियुक्त होने का वो 35 ईयर्स होता है। तो इसमें से कौन नहीं होगा हमारा? तो 4th आंसर हो जाएगा। देखिए गवर्नर को जो है शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच। देखिए इम्पीचमेंट का जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में किसके ऊपर लागू नहीं होता है। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, गवर्नर के ऊपर देखिए नहीं होता है। ये गवर्नर जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और अपने अनुसार से प्रेसिडेंट इसको हटा भी सकता है। ये बस प्रेसिडेंट के ऊपर है, गवर्नर का जो सिस्टम है ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, तो हमारा गवर्नर हो जाएगा। द मनी बिल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली विथ प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ। ये देखिए मनी बिल कैन बी रिप्रेजेंट हो रहा है कहाँ, स्टेट असेंबली में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्टेट असेंबली है, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, स्टेट का बात कर रहा है यहाँ पे। तो कौन ऑथोराइज करता है वो कोई भी मनी बिल, तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, जैसे राष्ट्रपति जो है पीएम को अपॉइंट कर रहा था, तो सही चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा बताइए, तो ये अपॉइंट करेगा गवर्नर। हु यूजेज रियल एग्जीक्यूशनरी पावर ऑफ स्टेट। देखिए इसमें सिर्फ स्टेट का बात हो रहा है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हु इज़ रियल एग्जीक्यूशनरी पावर ऑफ स्टेट, तो कौन होता है रियल का, वास्तविकता का। जैसे प्राइम मिनिस्टर है रियल एग्जीक्यूटिव हेड, तो स्टेट के लिए कौन होगा, तो है चीफ मिनिस्टर। हाउ मैनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन स्टेट असेंबली। देखिए जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो उसमें पूछ रहा है कि विधानसभा में जो स्टेट असेंबली होता है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन गवर्नर नियुक्त कर सकता है, तो ये एक है, याद रखिएगा एक। अभी आर्टिकल 333 में दिया गया है इसके बारे में। और जो प्रेसिडेंट जो नियुक्त करता है 2 मेंबर लोकसभा में, वो आर्टिकल 331 के बारे में दिया हुआ है। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड इन, कहाँ पर लिमिट रहता है डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का, तो लिमिट रहता है एसेंट टू बिल। देखिए स्टेट हाईवे आर मेंटेन्ड बाय, देखिए जो स्टेट हाईवे होता है वो किस तरह से मेंटेन होता है, तो ये मेंटेन होता है इंडिविजुअल स्टेट के अनुसार। हु वर्क एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। देखिए चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड पूछ रहा है, तो कौन चेयरमैन रहता है इसका, तो उसका चेयरमैन रहता है चीफ मिनिस्टर। द मैक्सिमम टाइम ए पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बताइए कितने दिन तक वो विधानसभा के मतलब वो रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 मंथ तक। द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ, बताइए क्या होगा, होगा स्टेट लेजिस्लेचर। या गवर्नर का बात हो रहा है ना सिर्फ, तो स्टेट लेजिस्लेचर। द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल इन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने पीरियड तक, क्योंकि बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत बार, तो 6 वीक तक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिटरमाइन नंबर फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए कितना मैक्सिमम सीट रहना चाहिए हमारे विधानसभा में और मिनिमम कितना रहना चाहिए। देखिए मैक्सिमम हमें 500 रहना चाहिए मैक्सिमम, किसी भी विधानसभा सीट से इससे ऊपर जा नहीं सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 413 सीट। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि और मिनिमम कितना रहना चाहिए 60। ठीक है 60 रहना चाहिए मिनिमम और 500 रहना चाहिए मैक्सिमम। और 60 से कम किसका है, कौन से राज्य का, तो वह है सिक्किम राज्य का, जो कि इससे 60 से नीचे है इसका। विच स्टेट असेंबली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, तो किसका है, उत्तर प्रदेश, सबको पता है। जितने भी हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पे है सीट के मामले में। देखिए अमॉन्ग द स्टेट सिक्किम हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट विथ मात्र 30 सीट है यहाँ पे, 60 से भी नीचे, मतलब मिनिमम से भी कम है ये। In case no party enjoy absolute majority in the legislative assembly of state, the governor will go
बताइए तो गवर्नमेंट क्या करेगा इस ऐसे सिचुएशन में? तो ये हिज ओन डिस्क्रिमिनेशन, जो उसका मन करेगा वो होगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म और डिज़ोल्व? बताइए कौन सा आर्टिकल में ये बोला गया है स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म और डिज़ोल्व? तो आर्टिकल हमारा 169। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इन इंडिया मे बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड बाय द, देखिए किसके द्वारा हो सकता है क्रिएटेड और एबोलिश्ड? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ए ऑर्डिनरी बिल पास बाय द स्टेट असेंबली कैन बी डिले बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बताइए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली का बात हो रहा है, विधान परिषद का। तो कितने तक? तो 4 मंथ। हाउ मैनी, देखिए ये इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो हाउ मैनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय असेंबली? देखिए विधान परिषद में जो होता है विधानसभा से चुन के जाता है, तो कितना मेंबर असेंबली से जाता है? तो 1/3 मेंबर असेंबली से जाता है, 1/6 मेंबर जो नॉमिनेट होता है गवर्नर के द्वारा होता है, और 1/12 जो होता है वो ग्रेजुएटेड ऑफ स्टेट के द्वारा होता है। तो ये देखिए ये दोनों याद रखिएगा, 1/3 मेंबर और 1/6 मेंबर ऑफ गवर्नर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए? तो रहना चाहिए 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, जैसे 500 सीट, देखिए जैसे मान लीजिए 413 सीट है, तो इसका 1/3 रहना चाहिए विधान परिषद का। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? देखिए कौन सा आर्टिकल ये बताता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर का? तो आर्टिकल है 167। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज है कितना होना चाहिए, कितना होगा? तो वो 65 ईयर। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जज, देखिए सैलरी और अलाउंसेस जो भी संसद का है वो सब कुछ सब पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है ये सैलरी और अलाउंसेस जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? देखिए इसका कोई, इसका बताइए कौन सा इसमें जो है जो नहीं है एलिजिबिलिटी? देखिए इसमें कुछ नहीं ये सब बिलोंग करता है कि वो 30 का रहना चाहिए, 35 का रहना चाहिए। ठीक है, ये जज के लिए नहीं है ये रूल। तो क्या होना चाहिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है 10 साल का प्रैक्टिस रहना चाहिए कोई भी हाई कोर्ट में। ठीक है, और शुड बी ए जूरिस्ट, ये 3 क्वालिटी आप में रहना चाहिए, तभी जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। मतलब 10 साल आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए हाई कोर्ट में। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिएगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है एज से। व्हाट शुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी इन एनी हाई कोर्ट फॉर बीइंग ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? देखिए कितना? तो 10 साल का। द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रैक्टिस एडवोकेसी इन, बताइए। मतलब जो रिटायर हो जाता है जज सुप्रीम कोर्ट का, फिर उसके बाद उसको किसी कोर्ट में एडवोकेसी करने को नहीं मिला दिया जाता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का। तो एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑफ द फॉलोइंग हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पता है इसमें से बताना है कि वो कौन से थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे और स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के। तो कौन है? के.एस. हेगड़े जी। और देखिए इनके बारे में जान लीजिए, एम हिदायतुल्लाह के बारे में। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो कि बताना है कि कौन सही नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो अपॉइंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट को ये अपॉइंट करते हैं, ये गलत है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट को। देखिए यही ऊपर ही गलत है, लेकिन ये 3 चीज़ सही है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए जो CGI होता है, इसको जो शपथ ग्रंथ होता है वो प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। जब कभी भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सीट खाली रहता है तो जो CGI होगा उस समय ड्यूटी निभाएगा प्रेसिडेंट का, और CGI का जो एज रहता है अटेंड करने का ऑफिस वो 65 ईयर रहता है, तो ये याद रखिएगा। तो जो CGI है ये अपॉइंट नहीं करता है चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट को, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। द इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय, बताइए जो इंडियन जुडिशरी होता है कौन हेड करता है? तो हेड करता है सुप्रीम कोर्ट। हु कैन सेंड ए मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 143, कौन भेजता है ये मैटर? तो भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कौन है द इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़, बताइए। देखिए ये तीनों का तीनों रहता है, इसमें याद रख लीजिएगा। ओरिजिनल, एपिलेट एंड कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल, एपिलेट एंड कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। द पावर ऑफ मिटिगेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स इन डैश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बताइए किसके अंदर ये आएगा ये चीज़? तो ये आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। द प्रेसिडेंट कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू सेटल इलेक्शन डिप्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स, ये बताइए ये किसके अंदर आएगा? तो ये भी आएगा हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। हु हैज़ द पावर टू डिसाइड ऑन एन इलेक्शन पिटिशन फॉर एनी स्टेट, देखिए यहाँ स्टेट का बात हो रहा है, किसके पास पावर है डिसाइड टू इलेक्शन पिटिशन फॉर एनी स्टेट, बताइए। तो है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के पास। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, देखिए मेन फंक्शन क्या है जुडिशरी का? टू मेक लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एजुकेशन ऑफ लॉ, या टू अप्लाई लॉ। तो क्या है? एडजुडिकेशन ऑफ लॉ। द लॉ फ्रेम्ड बाय जुडिशरी इज कॉल्ड, देखिए जो लॉ फ्रेम होता है जुडिशरी का उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केस लॉ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या है मीनिंग जुडिशियल रिव्यू का? तो मीनिंग है रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। विच इज़ द लास्ट एपेलेट कोर्ट, बताइए लास्ट एपेलेट कौन सा होता है? देखिए हम लोग किस में पढ़े थे कि एपेलेट कोर्ट, कंसल्टेटिव कोर्ट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो किस में होता है ये? सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में जो बना था कौन इस्टेब्लिश हुआ था, कब? तो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो उस समय के वायसरॉय कौन थे, गवर्नर कौन थे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग के टाइम। हु कैन डिस्प्लेस द जज ऑफ हाई कोर्ट, बताइए कौन डिस्प्लेस करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट ऑन ए प्रपोजल पास्ड बाय मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, देखिए वहाँ क्या था, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, तो उसके बाद वो किसी कोर्ट में एडवोकेसी के लिए नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट से, क्योंकि इसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा हाई कोर्ट में, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा ना। तो जब अगर आप हाई कोर्ट में रिटायर हो गए हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं
ठीक है, इज नॉट परमिटेड इन प्रैक्टिस एज ए लॉयर इन हाई कोर्ट्स वेरी रिटायर फ्रॉम। देखिए जहाँ से वो रिटायर हुए हैं बस उसमें नहीं करेंगे, बाकी वो किसी में जाके और कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 222 क्या बोलता है, आर्टिकल 222 बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। देखिए ये सब ऐसे याद रखिएगा। वेयर द हाई कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट सेटअप, बताइए। सबसे पहला हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि 1862 में बना था। तो कहाँ पे बना था, तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीनों जगह बना था ये, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता बना था। देखिए द जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहता है वो 65 साल तक रहता है, लेकिन जो जज रहता है हाई कोर्ट का वो कितने साल तक वो अटेंड कर सकता है, तो वो 62 ईयर तक, ठीक है, 62 ईयर ऑफ एज तक। विच अमेंडमेंट एक्ट रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर जज ऑफ हाई कोर्ट टू 62 फ्रॉम 60। मतलब 60 से 62 कौन से अमेंडमेंट में ये किया गया था, तो किया गया था 15th अमेंडमेंट में। द स्टेट विच हैव कॉमन हाई कोर्ट आर, बताइए कौन सा इसमें ऐसा स्टेट है जिसका कॉमन हाई कोर्ट है, तो वह है हमारा महाराष्ट्र और गोवा। द जज ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। देखिए जज जो होता है हाई कोर्ट का सुख शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, तो जैसे देखिए सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको शपथ ग्रहण दिलवाता है राष्ट्रपति, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है इसको शपथ ग्रहण दिलवाता है गवर्नर। टू बिकम ए जज ऑफ द हाई कोर्ट वन मस्ट बी ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट कितने ईयर तक, 10 साल तक। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन। देखिए प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है जबलपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट डिक्लेयर फर्स्ट डेट शट डाउन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा हाई कोर्ट था डिक्लेयर किया था ये चीज़ शट डाउन, तो वो था केरला। देखिए इसको आपको अच्छे से पढ़िए। देखिए जैसे पुडुचेरी, ये हाई कोर्ट के बारे में, ये स्टेट और ये हाई कोर्ट का कहाँ पे है। देखिए पुडुचेरी का एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसका हाई कोर्ट कहाँ है, मद्रास में। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पे है, कलकत्ता में है। लक्षद्वीप का कहाँ है, केरला में है। दमन द्वीप का मुंबई में। याद रखिएगा लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है, केरला उसी के बाजू में अरेबियन सी किनारे ही बसा हुआ है वो, ठीक है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, तो कलकत्ता उसी के साइड सटा हुआ है, तो अंडमान निकोबार का कलकत्ता में आता है। एन अपील टू हाई कोर्ट लाइज इन केस द सेशन कोर्ट हैज़ अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ। बताइए कितने साल का पनिशमेंट मिलेगा फिर, तो ये मिलेगा 4 ईयर और मोर, 4 साल या उससे ज़्यादा। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये चीज़ को अपॉइंट नहीं करेगा, ये कौन करता है, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट जज इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। देखिए किसके अंडर कंट्रोल पे रहता है ये रहता है हाई कोर्ट के कंट्रोल में, ठीक है, किसके कंट्रोल में, हाई कोर्ट के कंट्रोल में। Dash means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved in it। बताइए कौन सा जुरिस्डिक्शन ये बोलता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलता है हमें ये चीज़। डैश मीन्स केसेस डैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर डैट, तो कौन सा बोलता है ये, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdiction can any individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy। बताइए कौन सा जुरिस्डिक्शन में, हम लोग ने पहले पार्ट में पढ़ा था रिट के बारे में, जो कि 5 तरीके से दिया जाता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मंडेमनस, क्यू वनंतो, किरितारी और एक और है कोई, ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन इसमें होगा।
डैश मीन्स डैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर that is public importance or that which involve interpretation of constitution to supreme court for advice। बताइए, देखिए एडवाइस का बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस का बात कर रहा है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये देखिए, यह था हमारी पार्ट 2 की लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से अभी 200 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि हम लोग आने वाले पार्ट में उसको ख़त्म कर देंगे, जो तब उसके बाद सारा का सारा पॉलिटिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा सेशन, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।